चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज की हेडलाइन से कांग्रेस टू चूज बिटवीन खरगे एंड थरूर टुडे। तो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और बहुत सालों बाद इलेक्शन हो रहा है। जो लास्ट इलेक्शन हुआ था पार्टी के अंदर वो हुआ था नवंबर 2000 के अंदर और उसके बाद कोई भी तरीके का इलेक्शन नहीं हुआ पार्टी प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि 24 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई भी गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निर्णय निकलेगा। बट माना ऐसा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इंस्टीट्यूशन के काफी ज्यादा फेवरेट है, और जब मैं इंस्टीट्यूशन का बोल रहा हूं मेरा मतलब है गांधी फैमिली के काफी ज्यादा फेवरेट है। तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे कोई भी तरीके की टसल नहीं है, कोई भी तरीके का कंटेस्ट नहीं है। जीतेंगे तो खड़गे साहब जीतेंगे और थरूर साहब नहीं जीतने वाले। बट अगेन जब तक इलेक्शन का परिणाम नहीं आ जाता तब तक सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो कौन कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा इस चीज की जानकारी हमें मिलेगी अक्टूबर 19 को, जिस दिन वोट्स काउंट भी होंगे और रिजल्ट को डिक्लेयर भी किया जाएगा। सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हमारी पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, हमारे रिसोर्सेज घट रहे हैं और ऐसे समय में फूड सिक्योरिटी पे ध्यान देना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो उसी चीज को डील करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 828 मिलियन वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव इनफ टू ईट। इतने लोगों के पास खाने तक के संसाधन नहीं है। दूसरी चीज इन्होंने बताया कि 50 मिलियन जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, मतलब उनके पास तो इतना भी नहीं है कि वो सरवाइव कर सकें। एक रिपोर्ट जिसका नाम है हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक, जो कि बनाई गई है फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट इज WFP, ये कह रहा है कि आने वाले समय में 205 मिलियन लोग ऐसे होने वाले हैं जिनको हमें असिस्टेंस देनी पड़ेगी, जिनकी हमें मदद करनी पड़ेगी ताकि वो सरवाइव कर पाए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अच्छी तरीके से जी पाए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए भी उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी। अब इसी के अंदर बताया गया है कि इंडिया को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। हमने ये देखा कि हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो 20% से बढ़ चुका है, वो काफी अच्छी बात है। बट दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये भी है कि आने वाले समय में विशेषज्ञ ऐसा बता रहे हैं, स्पेशलिस्ट ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हमारा जो व्हीट प्रोडक्शन है और राइस प्रोडक्शन है वो नीचे गिरने वाला है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में हमें क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करना चाहिए। हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसे सस्टेन कर सकें, उसे इतना ही रख सकें। आने वाले समय में 2030 तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ के 1.5 बिलियन हो जाएगी। अब सिंपल सा लॉजिक समझिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें खाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। तो क्या जिस तरीके से हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी तरीके से आगे जाके प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, या हमारी जो नीड्स हैं वो हम सेटिस्फाई कर पाएंगे? जी नहीं। तो हमें जो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड है या कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल मेथड है जिसके अंदर हम बहुत सारा इनपुट डाल रहे हैं और पर हेक्टेयर हम आउटपुट निकाल रहे हैं, तो उससे हटके हमें सस्टेनेबल वे पे जाना पड़ेगा ताकि हम प्रोड्यूस भी कर सकें और इस चीज का भी ध्यान दें कि कोई भी तरीके से हम हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट ना करें। आने वाले समय में जब हमारी जनरेशन आएगी उनके लिए भी इनफ हो कि वो खा पाए और अपना गुजारा कर पाए, इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो हमें ऐसी एग्रीकल्चरल मेथडोलॉजी की तरफ जाना चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, इफेक्टिव हो और सस्टेनेबल हो नेचर के अंदर। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इनफ पैदा कर लें और हमारा जो उत्पाद है वो कंसीडरेबल हो, बट उसके अलावा एक और चीज का ध्यान रखना है हमें कि कोई भी हमसे पीछे ना छूट जाए। मतलब हमें सबके साथ चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया में सोशल डिवीजन कितना है, गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके पास भी इनफ रिसोर्सेज हो, एटलीस्ट इतना तो हो कि वो अपना गुजारा कर पाए, जिसके लिए इंडिया ने अपने काफी ज्यादा एफर्ट्स भी दिखाए हैं। उसके अंदर मैं पहली बात करूंगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो किस चीज को एंकर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपने देखा होगा बाहर अपने आसपास फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, उचित मूल्य की दुकान, जहां पे हम जाके कुछ भी प्रोड्यूस ले सकते हैं, ग्रेन्स स्पेसिफिकली, जो कि हमें एक फिक्स्ड प्राइस पे मिलेंगे।
और ये इंपॉर्टेंटली बनाया गया है पिछड़े वर्गों के लिए जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ताकि वो जो कॉस्ट है वो मार्केट ड्रिवन कॉस्ट होगी, वो तो काफी ऊपर निकल जाएगी। अब मार्केट की कॉस्ट तो डिमांड सप्लाई पे निर्भर करती है, बट क्या गरीब उस चीज को अफोर्ड कर पाएगा? इसके लिए हमने जो है फेयर प्राइस शॉप्स लगा रखी हैं। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू हम गरीबों को एटलीस्ट जो चाहिए वो दे सकते हैं सरवाइव करने के लिए। सेकंड, पीएम पोषण स्कीम, जिसे अर्लियर मिड डे मील्स भी बोला जाता था। अभी मिड डे मील्स का बेसिकली दो आउटपुट है, वो समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज तो ये कि हम बच्चों को खिला रहे हैं, वो तो सिंपली हमें दिख रहा है। दूसरी चीज, मिड डे मील्स की वजह से जो माता पिता हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अब उनके दिमाग में ऐसा आता है कि चलो ठीक है, बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, एक टाइम का खाना तो वहां पे खा के आएगा, तो हमारे उतने रिसोर्सेज बचेंगे, उस चीज के हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो ये जो मेंटेलिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो मजबूरी है माता पिता की, उसके वजह से एक तो बच्चे को खाना भी मिल रहा है और दूसरी उसको एजुकेशन भी मिल रही है। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है। जब भी आप मेंस का आंसर लिखें या कोई भी सब्जेक्टिव आंसर लिखें, तो एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपका अप्रोच इंक्लूसिव होना चाहिए। आपका अप्रोच जो है इंक्लूसिव होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से एक एस्पेक्ट की बात ना करे, सिर्फ उसको सारे एस्पेक्ट के थ्रू आपको देखना है। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज 6 साल के बच्चों को और उनकी माताओं को दी जाती है, जिसके अंदर न्यूट्रिशियस मील्स, उनके भरण पोषण का सारे संसाधन उन्हें दिए जाते हैं ताकि वो हेल्दी तरीके से डेवलप कर पाए। सेकंड, उनका टीकाकरण किया जाता है, इम्यूनाइजेशन। थर्ड, हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं। तो हम ये चीज इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरी तरीके से विकसित हो। जो आने वाली पॉपुलेशन है वो सिर्फ पॉपुलेशन ना रहे, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स बने, इस चीज का भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा इसके जो सब्सिडरी एरिया में है वहां पे भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे कि राइस फोर्टिफिकेशन, जो राइस दे रहे हैं उसका भी ये ध्यान दे रहे हैं कि वो न्यूट्रिशियस हो, उसे फोर्टिफाई किया जा रहा है। बेटर हेल्थ, हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और सैनिटेशन, जितनी साफ सफाई होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया। इंडिया के लिए एक मौका और है कि इसे ग्लोबल लेवल पे ले जाके इस इशू को एड्रेस किया जाए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगला जो G20 का प्रेसिडेंट होगा वो इंडिया होगा। और G20 के बारे में आपको मैं एक खास बात बता दूं कि G20 का कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है। G20 के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हिसाब से एजेंडा सेट करता है और उसके ऊपर डिस्कशन चलता है। तो इंडिया इस चीज को वहां पे उठा सकता है और एक फूड सिक्योरिटी के लिए एक रोबस्ट नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करना सिर्फ यही हमारा कंसर्न होना चाहिए, यह सही तरीके से प्रोड्यूस करना, ताकि हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो, हमारी सॉइल डिग्रेड ना हो। जी हाँ, ये हमारा कंसर्न है। इसलिए सॉइल डिग्रेडेशन पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा केमिकल यूज किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी यूज किया जा रहा है जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो इस चीज को कैसे रोका जा सकता है? एक तो बाय कैंपेन, हम कैंपेन चलाएं, प्रोग्राम चलाएं कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए। दूसरी चीज, हम नेचुरली उस चीज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें। तो उसका आंसर आता है मिलेट्स, जैसे कि बाजरा, रागी, जवार, जौ, ये जितने भी हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। पहली चीज तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, इन्हें उतनी वैल्यू नहीं दी जाती बट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। सेकंड, ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ये ना तो ज्यादा रिसोर्सेज चाहते हैं, ना पानी, ना किसी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर, और ये सॉइल के लिए भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि हमें मिलेट्स को प्रमोट करना है। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया जो है वो काफी आगे भी जा रहा है और इंडिया ने इस चीज को ग्लोबल लेवल पे भी उठाया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर भी इंडिया ने कहा कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर देना चाहिए, ताकि उसके लिए हम जागरूकता ला सकें। द नेशनल गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग अ सब मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स का मतलब है यहाँ पे मिलेट्स ही। इसको एज अ पार्ट लिया जा रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का। तो इस पे काफी ज्यादा हमें फोकस करना है, इस चीज के ऊपर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज, मेंस में कभी पूछा जाता है कि आप फूड सिक्योरिटी किस तरीके से अचीव करेंगे, तो मिलेट्स का जिक्र करके आप अपने आंसर को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये अपने दिमाग के अंदर जरूर रखिएगा। मिलेट कंजर्वेशन और प्रमोशन के कितने फायदे हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। पहली चीज तो हम फूड सिक्योरिटी अचीव करेंगे। दूसरी, जो न्यूट्रिशन होगा उसे इंप्रूव करेंगे। थर्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
और जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा, तो ये भी हमारे फुलफिल होंगे। इसका एक इकोनॉमिक आउटपुट भी है जिसके बारे में भी मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा। द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तेजस्विनी प्रोग्राम, ये तेजस्विनी प्रोग्राम कहाँ इंप्लीमेंट किया गया, मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट किया गया। और इससे ये पाया गया कि जो मिलेट्स ग्रो कर रहे थे 2013-14 के अंदर, उनकी 1800 रुपए पर मंथ जो थी वो इनकम थी, और वो बढ़ के कितनी हो गई, 16,277 रुपए, 16,277 रुपीज इन 2020 एंड 21। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, जिससे हमें ये भी मालूम चल रहा है कि ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। अब इस पूरे आर्टिकल का हम कंक्लूजन देख लेते हैं। मैं आपको एक हैक बताता हूं। मैं किसी भी तरीके से ये प्रमोट नहीं करता कि आप पार्शियल रीडिंग करो, कोई भी तरीके से पार्शियल रीडिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप पूरा ना पढ़ पा रहे हो तो उसे छोड़ दो, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक हैक देना चाहूंगा, एक टिप देना चाहूंगा कि ये जो लास्ट पैराग्राफ होता है एडिटोरियल का, इसके अंदर हमेशा कंक्लूजन दिया होता है। तो अगर आप कहीं रश में हैं, कहीं बाहर हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश करें कि लास्ट पैराग्राफ आप क्लियरली पढ़ पाएं। और जब आप पूरा आर्टिकल भी पढ़ लें तो भी लास्ट पैराग्राफ में कंप्लीट अपना फोकस रखें, क्योंकि इसी के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा, फैक्ट्स एंड एनालिसिस दिए होते हैं। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमें जो है फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना है। पहली चीज तो हमें इक्विटी पे फोकस करना है, लोगों के समानता पे फोकस करना है। जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है उसे भी देने की कोशिश करनी है। सेकंड, प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिशियस नेटिव फूड्स सच एज मिलेट्स। ऐसे फूड को हमें प्रमोट करना है जो न्यूट्रिशियस भी हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो। थर्ड, इन्वेस्टिंग इन कंज्यूमर सेंसिटाइजेशन, मतलब हमें कंज्यूमर को भी सेंसिटाइज करना है, क्योंकि जब तक उनके दिमाग में वो एंगल नहीं आएगा तब तक वो चीज परचेज नहीं करने वाले, और जब तक कोई परचेज नहीं कर रहा है तो उसे प्रोड्यूस करने का कोई भी मतलब नहीं है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, मेकिंग द ग्लोबल एंड रीजनल सप्लाई चेन रोबस्ट एंड रिस्पॉन्सिव। अभी जितना भी फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है हमारी सप्लाई चेन पे। अगर हमारी सप्लाई चेन रोबस्ट है, अगर हम उस फूड को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं जहां पे भी हमें उसे भेजना है, तो हमारे लिए आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। अब आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत बार फूड्स की प्राइसेस इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई चेन हमारी ब्रेक हो जाती है, वो फूड पहुंच नहीं पा रहा होता है। और अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी सेल्फ लाइफ कम है, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, जिसको अगर 10-15 दिन या फिर 5 दिन मैं बोलता हूं कि उसे लेट ट्रांसपोर्ट किया गया तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी वजह से भी उस चीज की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है। फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम थ्रू सिस्टम्स दैट प्रमोट लेबलिंग एंड ट्रेसेबिलिटी। हमें ट्रांसपेरेंसी भी लानी है, इस चीज का भी हमें जो है ध्यान देना है। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं कि किस तरीके से हम फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पे मेजॉरिटी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एक एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए अब जानते हैं पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे दो पेंशन का कंपैरिजन है, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। अब किस तरीके से ये मुद्दा हमारे सामने आया तो उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये मुद्दा हमारे सामने आया क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब पंजाब, इन तीनों स्टेट्स ने जो न्यू पेंशन पॉलिसी है उसे छोड़ के ओल्ड पेंशन पॉलिसी की तरफ जाना शुरू कर दिया। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है वो इसी आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का आर्टिकल। तो इस आर्टिकल के जो लेखक हैं, जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उनका मानना है कि न्यू पेंशन पॉलिसी से अच्छी है ओल्ड पेंशन पॉलिसी। ये ओल्ड पेंशन पॉलिसी को फेवर करते हैं और उसके लिए इन्होंने अपने तर्क सामने रखे हैं, तो एक एक करके उन्हें समझते हैं। इन्होंने कहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो इन्होंने नई पेंशन स्कीम के साथ 3 लूप होल बताए। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जो रिटर्न है वो काफी ज्यादा कम है। रिटर्न जो मिल रहा है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है और उसके मुकाबले जो न्यू पेंशन स्कीम में मिल रहा है वो बहुत ज्यादा कम है। और उसके लिए इन्होंने एक चार्ट भी हमारे सामने रखा, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग रेट्स दिए हैं इन्होंने रिटर्न्स की, बट एक चीज यहाँ पे मालूम चल रही है कि हमेशा जो है वो ओपीएस ज्यादा है एनपीएस के मुकाबले। तो ये उन्होंने बताया कि रिटर्न जो है वो सिग्निफिकेंटली कम मिल रहा है इसके अंदर, जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड,
मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता, मार्केट चेंज करता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और इन्होंने ये चीज मानी कि मार्केट हमेशा ही नीचे रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, वो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बट उसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत है। और दूसरी चीज, जिनको पेंशन मिल रही है उनकी ओल्ड एज है, तो वो पैनिक के अंदर विड्रॉ कर लेंगे अपना सारा अमाउंट, इसलिए ये जो चीज है ये फिजिबल नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी वो ज्यादा बेटर थी। दूसरी चीज, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर एक फिक्स था अमाउंट, यहाँ पे मार्केट के ऊपर डिटरमाइन करती हैं वो चीजें। तो कोई भी तरीके का इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, उससे किसी भी तरीके से जो पेंशन है वो वाइप आउट नहीं होगी। 2008 के अंदर ये एक रिपोर्ट आई बाय OECD स्टडी, जिसके अंदर ये बताया गया कि 2008 की क्राइसिस में, जिसमें ये बताया गया 2008 की क्राइसिस में 5 ट्रिलियन जो है वो मार्केट से गायब हो गया। और ये नुकसान किसको पहुंचा? ये नुकसान पहुंचा जो पेंशन ले रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि बहुत लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ये जेब पे काफी ज्यादा भारी है, ये बहुत ज्यादा एक हिस्सा ले लेती है हमारे बजट का। तो इसको भी वो क्लैरिफाई करते हुए ये बताते हैं कि जब आप बात कर रहे हो 25% ऑफ स्टेट्स बजट, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप उसे इंक्लूड कर लोगे तो वो परसेंटेज काफी नीचे चले जाएगा। उन्होंने बताई 3 चीजें जो हैं वो इसके अंदर से मिसिंग है, 3 जो रेवेन्यू है इसके अंदर से मिसिंग है। सबसे पहले इन्होंने बताया टैक्स द सेंटर कलेक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स, जो है SGST, अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एक्सेट्रा। दूसरा इन्होंने बताया नॉन टैक्स रेवेन्यू दैट स्टेट कलेक्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो इनके पास आता है। थर्ड, नॉन टैक्स ग्रांट दैट सेंटर शेयर्स विद द स्टेट्स। तो ये तीनों जो हैं ये अकाउंट में नहीं लिए गए हैं, और जब तक इनको हम अकाउंट में नहीं लेंगे तब तक ये परसेंटेज नीचे नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है चार्ट 2A। चलिए उसे देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं कि जब हम टोटल रेवेन्यू रिसीट को देखते हैं तो उसके अंदर हम ये पाते हैं कि जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, 11.78 आ जाता है। और जब सिर्फ स्टेट टैक्स रेवेन्यू को कंसीडर किया जाता है तो वो आता है 25.51। तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वैल्यू डिफरेंशिएट करेगी अगर हम सारी चीजों को इंक्लूड कर लेंगे। इनका मानना यह है कि चलो हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि ये एक शेयर ले रहा है, बट उसके साथ हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जब हमारे रेवेन्यूज बढ़ते हैं तो अपने आप वो शेयर कम हो जाता है। तो हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, उन्हें पेंशन ना देने पे या इस चीज पे कि हम किस तरीके से हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज करें। तो अब उसके ऊपर बात आती है। इसको लेके भी इन्होंने एक चार्ट शेयर किया है हमारे साथ, जिसको हम देख लेते हैं। अब आप इस ग्राफ के अंदर देख पा रहे होंगे, यहां पे जो है पेंशन एज अ परसेंटेज ऊपर निकल जा रहा है यहां पे। बट जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए, ये इस एरिया में जो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और यहां पे ये जो है पेंशन परसेंटेज जो है ये डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली ये गैप जो है ये ऑटोमेटिकली बढ़ गया। इसे ध्यान देने की जरूरत है। ये गैप जो है हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो हमें हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहिए, ना कि इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम हमारी एक्सपेंडिचर को कम करें। अब उसके लिए इन्होंने मेथडोलॉजी क्या क्या बताई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इनके पास उसका भी एक सोल्यूशन है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी ऐसा हो रहा है कि 3 रुपए में से 2 रुपए तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्स में से आ रहे हैं। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सब लोग देते हैं, तो गरीब भी उतना ही दे रहा है, अमीर भी उतना ही दे रहा है। इनका मानना है कि अब हमें डायरेक्ट टैक्स से वो पैसे लेने चाहिए, और पर्टिकुलरली कहां से? कॉर्पोरेट टैक्स से, क्योंकि वहां से हम बहुत ज्यादा जो है रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। इन्होंने इस चीज को दर्शाते हुए हमारे साथ एक चार्ट भी शेयर किया जो स्पेसिफिकली ये बताता है कि किस तरीके से G20 कंट्रीज में इंडिया जो है बहुत कम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहा है। इन्होंने हमारे साथ एक ऐसा चार्ट शेयर किया। आइए उस चार्ट को देखते हैं और उसकी डिटेल्स जानते हैं। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इंडिया कौन से नंबर पे आ रहा है। इंडिया 5वें नंबर पे आ रहा है लास्ट से, और यहां पे फ्रांस, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूके, जर्मनी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, कोरिया, जापान, यूएस, उसके बाद जाके इंडिया आ रहा है। तो इंडिया को प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना चाहिए। इंडिया को इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है। अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएगी, रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज होगा, तो जो पेंशन है वो हमारे लिए बोझ नहीं होगी, पेंशन का परसेंटेज अपने आप नीचे चला जाएगा।
और अगर हमें और ज्यादा वैल्यू चाहिए और ज्यादा मनी चाहिए तो हम मोबिलाइज कर सकते हैं किसके थ्रू, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स के थ्रू। किस तरीके से, इन्होंने चार्ट 4A के अंदर क्लियरली ये बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट जीरो है। तो हम अगर उसे इंक्रीज करते हैं, उस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को इंक्रीज कर पाएंगे और हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो सिस्टम है, जिसको यहाँ पे 25% बताया जा रहा है, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो जाएगा और हम ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे, ये इनका मानना है। इनकी ऑब्जर्वेशन ये भी कहती है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज हुआ था। नो डाउट इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज हुआ था 2012 तक, बट उसके बाद सिग्निफिकेंटली ये नीचे गिरने लग गया और प्रॉपर्टी टैक्स रिड्यूस होते हुए चला गया। तो इसके लिए इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है चार्ट 4B, उसे एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये हाईएस्ट वैल्यू है और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली नीचे जाता 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 नीचे चला गया, इसके बाद ये बढ़ा नहीं है। तो इनका मानना है कि जब हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी और हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी बाकी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, जिसको हम डिस्कस करेंगे इनर पार्टी डेमोक्रेसी के एंगल से कि किस तरीके से इनर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब तक एक पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं होगी तब तक कंट्री में भी किसी तरीके की डेमोक्रेसी नहीं आएगी। अगर किसी भी नॉर्मल इंसान को पार्टी लाइंस के अंदर ऊपर तक पहुंचने की आजादी ना हो तब तक वो पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं है। और ऐसी पार्टी जब रूल में आएगी तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाता, क्योंकि वो भी अनडेमोक्रेटिक ही रहेगी, नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी ही रहेगी। इस चीज का हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी के ऊपर विचार विमर्श किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। तो चलिए समझते हैं कि क्या बताया गया। सबसे पहले इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जब तक एक पार्टी के जो मेजर लीडर हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी, M.K. स्टालिन, ममता बनर्जी, ये जितने भी लीडर हैं, ये जिस भी इलेक्शन में खड़ी होंगी अपने पार्टी में, वहां पे आराम से जीत जाएंगे। तो अगर हमें कोई भी तरीके का कंटेस्ट करना है, इलेक्शन करना है, तो इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जैसे मिस्टर राहुल गांधी ने अभी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी नॉमिनेशन नहीं भरी, तो ये यहाँ पे बताया गया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों पार्टी इससे बच रही है, क्यों पार्टीज नहीं चाहती कि वो किसी भी तरीके के इलेक्शन में जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि पार्टीज को ये फील हो रहा है अगर हमारे अंदर कंटेस्ट होगा, हमारे अंदर इलेक्शंस होंगे, तो उसकी वजह से जो डिवीजन क्रिएट होगा उसका फायदा उठा सकती है रूलिंग पार्टी। बट यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से रूलिंग पार्टी तो फायदा उठाएगी, जिस तरीके का माहौल यहाँ पे चल रहा है। सामने वाली पार्टी पे एनक्रोच करने के लिए उन्हें किसी तरीके का मौका चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बट इनका मानना ये भी है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसे स्टैब्लिश करने के लिए, उसे लाने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स चाहिए। सबसे पहले एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जो किस तरीके से हो, इलेक्शन कमीशन की तरीके का हो। अगर वो नहीं है तो पार्टी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, क्योंकि बहुत ही लंबे चौड़े इलेक्शन होंगे। अब आप इलेक्शन करा रहे हैं तो किस प्रकार से कराएंगे, कौन कौन इलेक्शन के अंदर भाग लेगा, क्या सारे जने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे? अगर सारे जने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे? आप ये किस तरीके से तय करेंगे कि जो दूसरी पार्टी वाले हैं वो उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना करें? आपके पास क्या उतने रिसोर्सेज हैं? दूसरी चीज, क्या मेथडोलॉजी होगी इलेक्शन की, क्या ओपन वोटिंग होगी, क्या क्लोज्ड वोटिंग होगी, किस तरीके से होगा? और अगर आप डेलीगेट्स के थ्रू करवाना चाहते हो तो डेलीगेट्स को किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा? तो इन सारी चीजों का आंसर दिया गया सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ कांग्रेस द्वारा। ये बहुत ही एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन है जो कांग्रेस के अंदर है, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है और इसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस प्रॉपर्ली फंक्शन करे। तो यहाँ पे इसको हेड कौन कर रहा है? तो इसे हेड कर रहे हैं मधुसूदन मिस्त्री जी, जिन्होंने 943 रिटर्निंग ऑफिसर जो इस चीज की निगरानी रखेंगे जिन डेलीगेट्स को नॉमिनेट किया जा रहा है या इलेक्ट किया जा रहा है वो फेयरली इलेक्ट हो और प्रॉपर तरीके से इलेक्ट हो। तो इनका टास्क क्या था? इनको 9000 से ज्यादा ब्लॉक्स के अंदर हर एक कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव या फिर जिसको हम डेलीगेट बोल सकते हैं उसे इलेक्ट करवाना था, या तो बाय द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंसस कि सर्वसहमति से उसे नियुक्त कर दिया गया, और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्शन करवा के उसे नॉमिनेट करवाया गया। तो यहाँ पे 9800 डेलीगेट्स को जो है चूज कर लिया गया है, उन्हें नॉमिनेट कर लिया गया है। अब वोटिंग किस प्रकार से होगी? वोटिंग होगी सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू, सीक्रेटली उस पर लिख के वोट डाल दिया जाएगा। और दूसरी चीज,
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि पहले जिसने ज्यादा वोट्स ले लिए वो पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रेफरेंशियल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वोट करने जा रहा हूं, मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट डालना है, तो मैं पहले उन्हें प्रेफरेंस दूंगा और दूसरी प्रेफरेंस में मैं शशि थरूर को प्रेफरेंस दूंगा। तो ये इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट होने वाला है। और अगर कोई इंसान दूसरा इलेक्ट होना चाहता है, खुद प्रेसिडेंट की रेस में आना चाहता है, तो वो अदर 10 डेलीगेट्स, जो 9800 डेलीगेट्स हैं, उनमें से अदर 10 को अपने साथ लेके अपनी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स क्या करेंगे, स्टेट का जो पार्टी हेडक्वार्टर है वहां पे इलेक्शन करवाएंगे हर एक डेलीगेट का जो उस स्टेट का है। फिर वो बैलेट बॉक्स लेंगे और दिल्ली लेके जाएंगे, दिल्ली में वहां पे उसकी काउंटिंग होगी। अब यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि एरर्स बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा तो हम नहीं मानते। कुछ ना कुछ एरर्स तो हमें दिख ही जाएंगे, वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहने वाली। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कांग्रेस जैसे संस्था के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। ये हमें एक होप देती है। अभी वही वाली बात है कि जब तक करना सीखेंगे नहीं तब तक उसमें परफेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेगेसी है जिसे मेंटेन किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक पार्टी डेमोक्रेटिक नहीं होगी तब तक हम नहीं मान सकते कि इन ट्रू फॉर्म नेशन में कोई तरीके की डेमोक्रेसी है। एमबीबीएस कोर्स की बुक्स हिंदी में अवेलेबल कराई जाएंगी और कोर्स हिंदी में चलेगा, इस चीज की हमने चर्चा करी थी। जी हाँ, तो बुक्स लॉन्च हो चुकी हैं और वो लॉन्च की गई है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी द्वारा। और उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी किए गए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यह बताया गया अभी मेडिकल है और आगे जाके इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल एजुकेशन को भी हिंदी के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो JEE नीट और ऐसी एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उन्हें 12 लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। 12 लैंग्वेजेस के अंदर आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, उसके अंदर 13 लैंग्वेजेस आपको दी जाएंगी। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह कहा कि अब वो जमाना चला गया जब इंसान इंफीरियर फील करता था क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित है। इस इवेंट में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैंने ये सेक्रेटेरिएट में बात छेड़ी कि हम इस तरीके का एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज में देंगे, तो सब लोग हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। तो मैंने उठ के ये उन्हें कहा कि इम्पॉसिबल जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है और इसे हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। तो इस चीज को बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे जाके IITs और IIMs में भी हम ऐसे प्रावधान लाएंगे कि जिसके थ्रू वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो सके।